हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास थर्ड। ठीक है, मतलब अध्याय 3 लेकर आई हूं। चलते हैं, हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण की 2024-25 देख रहे थे, जिसमें हमने अध्याय 2 कवर कर लिया है। आज हम अध्याय 3 राज्य आय को कवर करेंगे। इसे कवर करने से पहले हम सबसे पहले जीडीपी और राज्य के जीएसडीपी को समझेंगे। यदि हमें जीडीपी समझ में आ जाए तो जीएसडीपी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है जीडीपी? जीडीपी किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य का योग होता है। यहाँ पे अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये क्या होता है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट है। ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट जो कारखाने में तैयार हुआ है। अब उस बिस्किट के पैकेट को कारखाने से एक होलसेलर तक के लाने के लिए किसी ट्रक का सहारा लिया गया होगा। उस ट्रक के सहारे से वहां लाया गया होगा। उसके बाद में उसका कुछ विज्ञापन भी दिया होगा। ठीक है, कुछ एड्स आए होंगे उस बिस्किट के बारे में कि यह बिस्किट बहुत अच्छी है। उसके बाद में वो गए, दुकानों में गए और वहां से किसी उपभोक्ता ने उसे खरीदा। अब उपभोक्ता ने बिस्किट बना था 1 रुपए, ट्रक में लाने पर उसकी कीमत हो गई होलसेलर तक के 2 रुपए। होलसेलर विज्ञापन सहित उसको सामने किसी दुकान में बेचता है 3 रुपए, लेकिन जिस दुकान से उसे खरीदा किसी व्यक्ति ने, उसको कीमत पड़ी 4 रुपए। तो यहाँ पे अंतिम मूल्य क्या हुआ? 4 रुपए। तो इस प्रकार उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य का योग को ही जोड़ा जाता है। मतलब अब उस बिस्किट की कीमत 4 रुपए गिनी जाएगी, ना कि 1 रुपए। मेरे ख्याल से यह सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर विदेशी और देशी दोनों व्यक्तियों को काउंट किया जाता है। अर्थात एक भौगोलिक सीमा के भीतर देशी और विदेशी द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं को काउंट किया जाता है। ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो था जीडीपी की बात। यही चीज यदि किसी राज्य के निकाले तो उसे जीएसडीपी कहते हैं। चलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुपात 2024-25 की स्थिति में देखते हैं। इसे स्थिर कीमत पर भी देखेंगे और प्रचलित या चालू कीमत पर भी देखेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में स्थिर कीमत बता दिया था। स्थिर कीमत मतलब जो एक आधार वर्ष जिससे तुलना करके हम उस वस्तु की महंगाई निकालते हैं। प्रचलित कीमत जो वर्तमान कीमत पर निकाली जाती है। तो देखते हैं इस बार इसका आकार कितना रहा है, अर्थात जीएसडीपी कितनी रही है। तो ये था 3,29,75,231 लाख रुपए रही है। यदि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखें तो 7.51% की वृद्धि हुई है। यह आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे, देखते हैं प्रचलित या चालू कीमत पर जीएसडीपी कितनी रही है। तो यह है 5,67,88,043 लाख रुपए रही है, जो कि पिछले वर्ष में 10.89% की वृद्धि देखने को मिली है। मेरे ख्याल से आप सभी को जीएसडीपी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। पहले तो समझते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय में अगर कुल जनसंख्या का भाग लगा दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। चलते हैं हम इसे 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से देखते हैं। स्थिर भाव पर भी देखेंगे और प्रचलित और चालू भाव पर भी देखेंगे। स्थिर कीमत पर यह 1,07,327 रुपए रही है। वहीं प्रचलित कीमत पर 1,62,870 रुपए रही है। याद रहे, यह प्रचलित कीमत है और यह स्थिर कीमत है। दोनों में मैंने आपको अंतर बता दिया है। यदि हम पिछले वर्ष की तुलना में प्रचलित कीमत पर कितनी वृद्धि हुई है यह देखें तो वह 9.37% की वृद्धि रही है। एक खास बात, जीडीपी जो होती है वो किसी राष्ट्र का सबसे उपयुक्त मापक होता है, और जबकि प्रति व्यक्ति आय किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि
या वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक होता है। ये दो अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं, जीएसडीपी का क्षेत्रवार अध्ययन करते हैं। यदि हम स्थिर भाव में देखें तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 5.38% रही है, ये वृद्धि है, याद रखिएगा। वहीं उद्योग की बात करें तो 6.92% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं सेवा क्षेत्र की बात करें तो 2024-25 में 8.54% की वृद्धि देखने को मिली है। इस तरह मुझे देखने को मिलता है कि कृषि क्षेत्र, उसके बाद में उद्योग क्षेत्र और उसके बाद में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। यदि हम जीएसडीपी में ओवरऑल वृद्धि दर देखें तो 7.51% की रही है। इसी प्रकार अगर प्रचलित कीमतों पर नजर डालें तो हमें क्या पता चलता है कि उद्योग की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 9.22% की रही है। वहीं कृषि की 9.27% की देखने को मिली है। वहीं सेवा क्षेत्र की 13.43% की देखने को मिली है। तो प्रचलित कीमतों पर हमें क्या देखने को मिलता है? उद्योग, फिर कृषि, फिर सेवा क्षेत्र की सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। यदि हम ओवरऑल जीएसडीपी की वृद्धि दर देखें प्रचलित कीमतों पर 2024-25 के अनुसार तो यह 10.89% की रही है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों ही क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र दोनों ही स्थिति में अर्थात स्थिर भाव और प्रचलित कीमत दोनों में ही सेवा क्षेत्र का अच्छा खासा वृद्धि दर देखने को मिलता है। यदि हम इस क्षेत्रवार वृद्धि को इसके अंदर और जाकर के देखें तो हमें क्या ज्ञात होता है? तो हमें ज्ञात होता है कि स्थिर कीमत में कृषि क्षेत्र में पशुपालन की वृद्धि दर सबसे अधिक देखने को मिली है। वहीं वनोद्योग की सबसे कम देखने को मिला है। वहीं अगर हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो स्थिर कीमतों पर विद्युत, गैस और जलापूर्ति की वृद्धि दर सर्वाधिक देखने को मिली है, लेकिन विनिर्माण की सबसे कम रही है। वहीं अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो व्यापार, होटल और जलपान की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक रही है। वहीं रेलवे की नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। यदि हम ओवरऑल जीएसडीपी में सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र की रही है तो हमें क्या पता चलता है? व्यापार, होटल और जलपान की सबसे ज्यादा देखने को मिली है। वहीं रेलवे की सबसे कम देखने को मिली है। इसी प्रकार यदि हम प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार के अंदर नजर डालें तो हमें क्या पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में पशुपालन की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है, मतलब वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। वहीं वनोद्योग की सबसे कम रही है। यदि हम उद्योग की बात करें तो विद्युत, गैस और जलापूर्ति की सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। वहीं विनिर्माण की बात करें तो प्रचलित कीमतों में सबसे कम वृद्धि रही है। वहीं सेवा क्षेत्र के व्यापार, होटल और जलपान की वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर सबसे अधिक रही है। वहीं रेलवे की नकारात्मक रही है। अगर हम ओवरऑल देखें तो व्यापार, होटल और जलपान की वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर सबसे अधिक रही है। वहीं रेलवे की सबसे कम रही है। आइए अब हम देखते हैं इसकी भागीदारी, मतलब जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी देखते हैं 2024-25 के अनुसार। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्थिर भाव पर या स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक रही है। वहीं उसके बाद सेवा क्षेत्र की देखने को मिलती है और कृषि क्षेत्र की भागीदारी सबसे कम देखने को मिलती है। याद रहे, ये मैं भागीदारी की बात कर रही हूँ और उससे पहले मैंने वृद्धि दर की बात की थी। तो भागीदारी की बात किया जाए 2024-25 के अनुसार तो उद्योग क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक रही है, उसके बाद सेवा क्षेत्र और उसके बाद कृषि क्षेत्र। यदि इसमें हम सर्वाधिक और न्यूनतम देखें तो विनिर्माण की भागीदारी सबसे अधिक रही है और विद्युत, गैस और जल की सबसे कम रही है। और वहीं यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो फसल क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक रही है, वहीं पशुपालन की सबसे कम रही है। यदि हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो स्थावर संपदा की भागीदारी सबसे अधिक रही है और भंडारण की सबसे कम रही है। यदि हम एक दृष्टि इनके आंकड़ों पर डालें तो उद्योग क्षेत्र की 47.90% की भागीदारी रही है। वहीं सेवा क्षेत्र की बात करें तो 35.30% की भागीदारी रही है। वहीं कृषि क्षेत्र की बात करें तो 16.80% की भागीदारी रही है। यदि देखा जाए तो उद्योग क्षेत्र की भागीदारी लगभग हमें क्या देखने को मिलता है कि आधे से आधे के बराबर है। ठीक है, ये आंकड़े महत्वपूर्ण है।
यदि हम प्रचलित कीमत 2024-25 के आंकड़ों में नजर डालें तो भागीदारी में हमको क्या देखने को मिलता है कि उद्योग क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक है, वही सेवा क्षेत्र की उसके बाद है और कृषि क्षेत्र की सबसे कम है। उद्योग क्षेत्र की अगर भागीदारी की बात करें तो 43.48% की भागीदारी देखने को मिलती है। 36.45% के साथ सेवा क्षेत्र की भागीदारी देखने को मिलती है और 20.07% के साथ कृषि क्षेत्र की भागीदारी देखने को मिलती है। तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिला कि उद्योग क्षेत्र की भागीदारी यहाँ भी लगभग आधा यानी कि 50% के बराबर है। यदि हम इसमें देखें तो सबसे अधिक भागीदारी निर्माण की है और उसके बाद विद्युत गैस और जलापूर्ति की सबसे कम भागीदारी देखने को मिलती है। यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो फसलों की भागीदारी सबसे अधिक रही है और पशुपालन की सबसे कम रही है। यदि सेवा क्षेत्र की बात करें तो स्थावर संपदा की सबसे अधिक रही है और भंडारण की सबसे कम रही है। मेरे ख्याल से आप सभी को भागीदारी और वृद्धि में अंतर समझ में आ गया होगा। ऊपर के आंकड़े मैंने जो बताए वो वृद्धि दर के अनुसार बताए, नीचे मैंने जो बताए वो भागी दर के अनुसार बताए। और हमने भागीदारी को देखा, उससे हमें यह ज्ञात हो चुका है कि उद्योग क्षेत्र एक प्रमुख शक्ति है जो जीएसडीपी में लगभग आधा हिस्सा देता है। और ऐसा क्यों हुआ कि हमें उद्योग क्षेत्र में अधिक भागीदारी देखने को मिली? तो इसका कारण है खनन, जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन आपको पता होगा 3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इसी के अंतर्गत चतुर्थ और पंचम भी आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं, जिसमें खनन का हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन जीएसडीपी जब हम निकालते हैं तब यह खनन प्राथमिक क्षेत्र पर काउंट ना होकर उद्योग क्षेत्र में गिना जाता है। यही कारण है कि जो छत्तीसगढ़ है वो खनन संपदा से भरा है। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में जो खनिज है वो अधिक है, इस वजह से यहाँ पे उद्योग क्षेत्र की भागीदारी अधिक नजर आती है। यदि हम आर्थिक विकास दर अगर हम देखें भारत बनाम छत्तीसगढ़ में तो हमें क्या देखने को मिलता है? यदि हम विकास दर की बात करें तो भारत की विकास दर 6.4% रही है, वहीं छत्तीसगढ़ की 7.51% देखने को मिलती है। यहाँ क्या देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ की विकास दर भारत की तुलना में काफी अधिक है। इससे यह ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। वहीं हम देखें कृषि क्षेत्र में तो 3.76% के साथ भारत रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र 5.38% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो भारत में 6.22% की वृद्धि देखने को मिली है, जबकि छत्तीसगढ़ में 6.92% देखने को मिली है। वहीं सेवा क्षेत्र की बात करें तो भारत में 7.22% देखने को मिला है, वहीं छत्तीसगढ़ में 8.54% देखने को मिली है। इन सभी आंकड़ों में नजर डालें तो हम भारत की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में है। लेकिन यदि हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो भारत की 2,162 रुपए है, वहीं हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1,62,870 रुपए है। यहाँ पे हम भारत से पीछे हैं। प्रचलित कीमतों पर अगर वृद्धि दर देखें तो भारत की 8.66% रही है, वहीं छत्तीसगढ़ की 9.37% देखने को मिली है। मतलब हमने यहाँ पे भी भारत की तुलना में बाजी मारा है। यदि उद्योग क्षेत्र में योगदान की बात करें तो भारत की 30.81% देखने को मिली है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो 47.90% देखने को मिली है। यदि सेवा का योगदान की बात करें तो भारत की 55.03% देखने को मिली है, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 35.30% देखने को मिली है। इसका कारण छत्तीसगढ़ की 70% आबादी जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। लेकिन भारत जिसके अंतर्गत और कई भी राज्य आते हैं और जहां पे सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। इस प्रकार हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 3 भी कंप्लीट होता है। मैंने जो कुछ आंकड़ों पर आपको नजर डालने के लिए कहा वो आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें उठे कई क्षेत्र जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, जीएसडीपी, इन सभी क्षेत्रों को हम अपनी अर्थव्यवस्था की क्लास में फिर से देखेंगे। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है
तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।